ओके, हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है। उसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर बात करेंगे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे उनके और भी जो पार्ट्स हैं जो जैसे का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे क्या होता है। व्हाट इज अ जॉब सेफ्टी एनालिसिस? One of the best way to determine and establish proper work procedure is to conduct a job hazard analysis। तो कहना ये चाहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन वर्क प्रोसीजर होता है सही से किसी काम को करने का, जिसके जरिए से उस काम से रिलेटेड जो भी हैजर्ड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यानी एक तरह से हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। A job safety analysis is one component of the large commitment of safety and health management system। तो कहना यह चाहते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक कंपोनेंट है, यानी एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है। किसका? एक बहुत बड़े कमिटमेंट का। किसका? बहुत बड़े कमिटमेंट का। किस चीज को लेकर? सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। यानी इसको सरल शब्दों में यूं समझिए कि जैसे करना यूं है कि समझ जाइए कि वहां सेफ्टी और जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। यानी जो कंपनी का एम्प्लॉयर है, यानी जो कंपनी का मालिक है, ऑनर है, या वहां का जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सेफ्टी और हेल्थ सिस्टम को लेकर काफी कमिटेड है। इस चीज का क्या होता है, प्रमाण मिलता है। और हमको क्या मिलता है? प्रूफ मिलता है जैसे के थ्रू, कि जैसे अगर वहां होता है तो। अगर किसी कंपनी के अंदर जैसे नहीं होता है, इट मींस दैट कि वहां का मैनेजमेंट हेल्थ और सेफ्टी को लेकर कमिटेड नहीं है। आइए बेहतरीन डिफिनेशन अब आपके सामने हम रख रहे हैं। A job safety analysis is a technique that focuses on a job task as a way to identify hazards before they occur। तो यह कहना यह चाहते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा है ना प्रणाली है, एक ऐसा हमारा मेथड है, समझ गए, तरीका है, जो किसी भी काम के ऊपर वो फोकस करता है। समझ रहे हैं? क्या करता है? फोकस करता है इस तरीके से, इस ढंग से कि जो हैजर्ड है उसको पहचान लिया जाए, उसको चिन्हित कर लिया जाए, इससे पहले कि वो हैजर्ड किसी भी है ना इंजुरी का रूप ना ले ले, वो हैजर्ड किसी एक्सीडेंट का रूप ना ले ले, इससे पहले उसको चिन्हित करके उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर हम आ जाएंगे हिरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल पर। अगर हैजर्ड हमने क्या क्या चिन्हित कर लिया तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के अकॉर्डिंग हम उसको एलिमिनेट करेंगे। उसको इंजीनियरिंग मेथड से है, सब्स्टिट्यूशन है, मैनेजमेंट सिस्टम है, पीपी के थ्रू, जैसे भी हो उसको रिड्यूस हम करके फिर हम काम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे का डेफिनेशन हुआ, जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज ए टेक्निक दैट फोकसेस ऑन ए जॉब टास्क एज अ वे टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स बिफोर दे अकर। Job safety analysis is a systematic procedure that breaks each job task into key training sequences, identifies safety elements of each job task steps, and coaches the employee on how to avoid potential safety hazards। तो सिंपल यहां कहना चाहते हैं कि जैसे एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है जिसमें अलग अलग काम को करने का अलग अलग स्टेप्स बताता है। हर स्टेप्स को बताने के साथ साथ किस स्टेप में किस तरह का हैजर्ड्स है, किस स्टेप में किस हैजर्ड से किस तरह से प्रिकॉशन लेकर के आपको काम को करना है, इन सारी चीजों को बताता है। साथ ही साथ वर्कर को बताता है कि हर स्टेप के हर हैजर्ड से किस तरह से बचा जा सकता है। तो ये जैसे का क्या है, कमाल है। अब आगे आइए कि another common use term for the process is called the job hazard analysis। जैसे का एक दूसरा नाम क्या है, जॉब हैजर्ड एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद है
टास्क रिस्क असेसमेंट, TRA, इसका नाम TRA भी होता है। TRA का मतलब है टास्क रिस्क असेसमेंट। इसी को हीरा भी कहा जाता है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। समझ गए? अब हम लोग आते हैं बेनिफिट्स पर कि आखिर इसका क्या बेनिफिट्स हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बातें पहले और समझते हैं कि जैसे आइडेंटिफाइज, एनालाइजेस एंड रिकॉर्ड्स, जैसे जो करता है तो सबसे पहले क्या करता है, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको एनालिसिस करता है। समझ गए? यानी उसके मैग्नीट्यूड, उसकी लाइक्लीहुड और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको क्या करता है, वो जज करता है, उसका एनालिसिस करता है। ठीक है? उसके बाद उसको फिर रिकॉर्ड करता है। ठीक है? ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि जैसे आइडेंटिफाई द हैजर्ड और पोटेंशियल एक्सीडेंट एसोसिएटेड विद द ईच स्टेप ऑफ द जॉब। जैसे के थ्रू जो भी काम होता है, हर काम का एक स्टेप होता है और हर स्टेप में क्या क्या हैजर्ड है और उस हैजर्ड से किस तरह से बचा जाएगा उसको आइडेंटिफाई करता है। और आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हर एक हैजर्ड जो हर स्टेप में पाया जा रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी क्या करता है, वो डेवलप करता है। ठीक है? जैसे बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है जिससे हम पोटेंशियल एक्सीडेंट होने के जो कॉजेस होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करते हैं। ठीक है? उसके बाद कंप्लीट जैसे जो होता है ये एक एक्सेलेंट ट्रेनिंग टूल होता है जो न्यू वर्कर्स हायर होते हैं या जॉब ट्रांसफर होता है या रिफ्रेशर कोर्सेज के तौर पे भी इसको माना जाता है। यूं समझ लीजिए, इसको और आसान शब्दों में कह दें कि जब हम लोग जैसे करते हैं तो एक तरह से हम लोग वर्कर को ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है? और जॉब ट्रांसफर का मतलब होता है कि अभी हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, अब हम लोग वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए जा रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वहां का अलग अब हैजर्ड होगा। ग्राउंड पे अलग हैजर्ड है, हाइट पे अलग हैजर्ड है। हम लोग भी वेल्डिंग का काम कर रहे थे लेकिन अब हम लोग को केमिकल का काम करना है, तो इस तरह से हमारा जॉब चेंज हो जाता है। ठीक है? और एक रिफ्रेशर कोर्सेज है। रिफ्रेशर कोर्सेज का मतलब इसके जरिए से हम सेफ्टी ब्रीफिंग भी कर लेते हैं कि जो चीजें हैं उसको फिर से हम क्या करते हैं, रिमाइंड कर देते हैं। तो ये फायदा है। जैसे जो है मेथड स्टेटमेंट के साथ क्या होता है, वो जुड़ता है। ठीक है? कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। मेथड स्टेटमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो सही मेथड होता है, जो सही ढंग होता है, सही स्टेप होता है ना, एक सेफ प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद ये हमको बताता है कि किस तरह से हम काम को करेंगे, किस तरह से हम काम को करेंगे कि किसी तरह की दुर्घटना नहीं होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा, किसी तरह के हैजर्ड्स नहीं होंगे। अगर हैजर्ड्स हैं तो उसको एलिमिनेट किस तरह से करना है, उसको रिड्यूस किस तरह से करना है, तो ये सारा हमारा जैसे करता है। तो इसलिए कहा गया जैसे आइडेंटिफाइज, एनालाइसिस एंड रिकॉर्ड। जैसे हैजर्ड को पहचानता है, हैजर्ड को पहचानने के साथ साथ उसका लाइक्लीहुड और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के साथ साथ उसको फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन निकालता है। अब हम लोग देखेंगे कि जरूर जब इतना बड़ा प्रोसेस होता है तो इसके कुछ फायदे भी तो होंगे, तो जैसे को कुछ फायदे भी होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जैसे का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है कि इंश्योरिंग कंसिस्टेंस एंड सेफ वर्क मेथड्स। सबसे पहले तो यह है कि लगातार अगर हम लोग जैसे करते रहते हैं, कोई भी काम हो और जैसे के थ्रू ही हम लोग करते हैं, तो इससे यह होता है कि इंश्योर करता है सेफ वर्क मेथड को, कि किसी भी काम करने को का जो सेफ मेथड है उसको इंश्योर करता है। ठीक है? सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित ढंग से किस तरह से इस काम को किया जाएगा। उसके बाद दूसरा होता है कि इंजुरीज को रिड्यूस करता है। जाहिर सी बात है
कि अब जब हम लोग सुरक्षित ढंग से कोई काम को करेंगे तो जब वहां कोई भी हैजर्ड्स होंगे तो हैजर्ड अब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब हैजर्ड रिड्यूस होगा तो इंजुरी क्या होगी, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। और इस तरह से वर्कर को भी पता चल जाता है कि इस काम को कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, ठीक है, और बगैर किसी है ना इंजुरी के लाइक्लीहुड के, यानी चांसेस के, बगैर इंजुरी के चांसेस के इस काम को बेहतर ढंग से कैसे किया जाए, वर्कर को यह भी पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोवाइड्स अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज नॉलेज ऑफ द जॉब सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट भी क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है वर्कर के नॉलेज के बेसिस पर जॉब सेफ्टी एनालिसिस में क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में कि वर्कर इस काम को करने का योग्य है या नहीं है, वर्कर इस काम को कितना जानता है, वर्कर के पास इस काम को करने का सही स्किल है या नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को भी और इस ट्रेनिंग को भी इसके थ्रू क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक स्टेप्स पर कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का बेसिक स्टेप्स हमारा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे कि जब भी हम लोग जेएसए करेंगे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए हमको क्या करना चाहिए, जेएसए करना चाहिए। तो मेरा पहला स्टेप्स होता है कि आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ वर्क टू बी एनालाइज। सबसे पहले ये होता है कि हम कौन सा काम करने वाले हैं, हमारा जॉब का स्कोप क्या है, उस स्कोप को हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है कि आइडेंटिफाई ऑल द एक्टिविटीज एंड स्टेप्स नीडेड फॉर द स्कोप ऑफ वर्क। उसके बाद हमारा सेकेंड काम ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज होने वाले हैं उसमें क्या स्टेप्स हैं, वो सारे एक्टिविटीज और सारे स्टेप्स को जो काम का है उसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इसको और सिंपल शब्द में ये समझिए कि कोई भी काम होता है तो उसका अलग अलग स्टेप होता है, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में जाकर के वो काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। जैसे आप लोग ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं या एक यूट्यूब में वीडियो ही डाउनलोड किया जाता है, लोड किया जाता है, तो उसका स्टेप आता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 होता है ना। इसी तरह से जॉब का स्टेप्स होता है, तो उस स्टेप को हमको क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि ब्रेक द जॉब इनटू स्टेप्स, है ना। कोई भी काम जो होने वाला है अलग अलग स्टेप में उसको बांटिए, ठीक है, अलग अलग स्टेप में क्या कीजिए, उसको बांटिए और स्टेप वाइज फिर काम को कीजिए। तो डेफिनेटली उस काम में अलग अलग स्टेप होने की वजह से अलग अलग हैजर्ड्स भी होंगे, तो उसका अलग अलग प्रिकॉशन भी लिया जाएगा। उसके बाद है कि आइडेंटिफाई ऑल हैजर्ड्स फॉर ईच स्टेप्स इन द, है ना, स्कोप ऑफ वर्क। काम का जो अलग अलग स्टेप बना है, अलग अलग स्टेप में अलग अलग हैजर्ड्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी आप लोगों को जब जेएसए का फॉर्मेट समझाएंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग स्टेप्स होता है, कैसे उसमें अलग अलग हैजर्ड्स होते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट सॉल्यूशन फॉर द आइडेंटिफाइड एंड हैजर्ड्स। और जो हैजर्ड्स हैं, ठीक है, उस हैजर्ड्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, इंप्लीमेंट करना है और उस हैजर्ड से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे कुछ और थोड़ी सी चीजों को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये द फॉलोइंग मेथड्स विल बी असिस्ट यू एंड कंडक्ट अ जेएसए करने में ये आपको थोड़ा सा क्या होगा, मदद मिलेगा इसके जरिए से। क्या कि टू डू जेएसए टेक एन एक्सपीरियंस वर्कर एंड टेल हिम दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व व्हाइल, है ना, दे परफॉर्म ए जॉब। ये कहना ये चाहते हैं कि जब आप जेएसए करते हैं तो जेएसए करने के लिए एक जब आप जेएसए मेथड को जब आप अप्लाई करते हैं या जैसे जब करना चाहते हैं तो वहां चाहिए कि हमें एक एक्सपीरियंस वर्कर को लें, साथ में एक कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस वर्कर को लें और उनको बताएं कि आप जो काम को करने जाते हैं या कर रहे होते हैं तो अलग अलग स्टेप में किस तरह से आपको किन किन हैजर्ड का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली जो काम करता है उनको अनुभव होता है असल में कि इसमें क्या क्या परेशानी होती है और किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हम लोग जैसे अगर करना चाहते हैं तो हमें उतना अनुभव नहीं होता है जितना कि जो वर्क उसको कर रहा होता है, यानी वर्कर। उसके बाद है उनको एक्सप्लेन करने कहेंगे कि आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कीजिए, और जैसे करते हैं, जैसे होता है आपके साथ वैसे ही बताइए, उससे डिफरेंट कुछ भी ना बताइए, बल्कि नॉर्मली जो कुछ भी होता है उसको आप क्या कीजिए, बताइए। उसके बाद अपने आप से पूछिए कि हैजर्ड क्या है, किस तरह से एम्प्लॉय इस हैजर्ड का सामना कर सकता है, उस चीज को भी आप एक्सप्लेन करने कहिए। उसके बाद मेथड को ढूंढिए कि जो ये हैजर्ड जो पाया जाता है, इस हैजर्ड को किस तरह से क्रैक किया जाएगा, और किस तरह से यहाँ का सिचुएशन जो है हैजार्डस है, या इस काम को जो अनसेफ एक्ट के तरीके से किया जाता है तो उसको किस तरह से सेफ एक्ट में चेंज किया जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या करना है, आपको ढूंढना है। उसके बाद कम्युनिकेट करना है सारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जितने भी वर्कर और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं सबके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। और ये भी इंश्योर करना है कि जो बातें आपको बोली जा रही हैं या जो बातें आपको बताई जा रही हैं आपको समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, इंश्योर करना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि जो लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप उनको बता रहे हैं लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है, वो अंडरस्टूड नहीं कर पा रहा, तो भी बेकार है कि नहीं। तो हैजर्ड जो भी होता है उस हैजर्ड को अंडरस्टूड बाय द वर्कर्स होना बहुत जरूरी है। अगर वो समझेंगे ही नहीं तो फिर वो उस खतरे से बचेंगे कैसे, बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपको श्योर करना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है जैसे ट्रेनिंग प्रोसेस को, ठीक है, until all routine jobs are significant that and the employee does not है ना does on a daily or weekly basis have been है ना covered। और बताते हैं कि जो भी जैसे हम लोग करते हैं उसको बिल्कुल हमें कंटिन्यू रखना है, चाहे वो डेली बेसिस पर वर्कर हूँ, वीकली बेसिस पर हूँ या मंथली बेसिस पर हूँ, सबके साथ जैसे हमको करना है। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग ये जैसे करते हैं तो अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन हमें कर लेना चाहिए ट्रेनिंग चेकलिस्ट के ऊपर। जो भी ट्रेनिंग चेकलिस्ट हम लोग तैयार करेंगे तो ये हम डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर हम काम को करेंगे। अगर हम चेकलिस्ट के थ्रू कुछ काम को अगर हम करेंगे तो इससे फायदा क्या होता है कि कोई पॉइंट हमारा ओवरलुक नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चेकलिस्ट ये फायदा होता है कि पॉइंट को हम कभी भी स्कैप नहीं करेंगे, बल्कि सारे एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, अच्छे से जज करेंगे, एक एक पॉइंट को कवर कर पाएंगे। उसके बाद है जितने भी एम्प्लॉय और सुपरवाइजर हैं, ठीक है, सबका ट्रेनिंग चेकलिस्ट पे साइन होना चाहिए, है ना, और इसको ऑफिस में रिटर्न कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे होने के साथ साथ एक प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हाँ हमने वर्कर्स को क्या क्या है जैसे दिया है और जैसे के थ्रू ही ये काम हो रहा है। अगर वर्कर के पास प्रूफ नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा और वर्कर किसी भी दुर्घटना के बाद वो ये ब्लेम कर देगा या वो इग्नोर कर जाएगा कि नहीं हमें जैसे नहीं दिया गया था, तो हाउ विल यू है ना गिव प्रूफ दैट आई हैव गिवन यू जैसे ऑन द स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो इसलिए सो सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर एंड द एम्प्लॉइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जेएसए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेजर कंसिडरेशन टू बी गिवन इन द सिलेक्शन ऑफ द जॉब टू बी एनालाइज्ड आर, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जॉब एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी, जो काम किया जा रहा है उस काम में किस तरह से हैजर्ड्स होते हैं, यानी एक्सीडेंट का रेट क्या है। रेट ऑफ एक्सीडेंट को हमको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। मान के चलिए एक ऐसा काम है जो बहुत ही खतरनाक है, अक्सर इसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उस बेसिस पर भी हमें थोड़ा सा कंसीडरेशन जो है वो ज्यादा बढ़ा देना पड़ता है। एक काम है कि 1 महीना से हो रहा है, कभी भी एक दुर्घटना नहीं हो रहा है, ठीक है। एक काम है कि रोजाना उस काम में कोई ना कोई है ना इंजर्ड हो रहा है, कोई ना कोई इंजुरी हो रही है, तो डेफिनेटली जो ज्यादा इंजुरी वाला वर्क है, एक्टिविटी है, उस काम पे हमको एनालिसिस ज्यादा से ज्यादा करना है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फोकस भी हमको ज्यादा करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं कि शेर और बकरी को एक डंडी से हाँकना शुरू कर दिए, नहीं, बल्कि आपको देखना है कि जॉब कैसा है
और उस जॉब में हैजर्ड का क्या लेवल है और एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी कैसी है, उस बेसिस पर भी हमें जॉब सेफ्टी एनालिसिस को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। ठीक है, अगला है इंजुरी, है ना, सिवियरिटी रेट। अब इंजुरी होती है तो इंजुरी का लेवल क्या है। इंजुरी एक ऐसी होती है कि हल्का सा खरोच आया, एक इंजुरी ऐसी होती है कि हल्की सी चोट आई, एक इंजुरी ऐसी होती है कि पैर हाथ टूट गया, एक इंजुरी ऐसी हुई कि कमर टूट के विकलांग हो गया, एक इंजुरी ऐसी हुई कि 6 महीना तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, एक इंजुरी ऐसी हुई कि लाइफ भर के लिए वो बंदा विकलांग हो गया। ये अलग अलग इंजुरी के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं, कुछ डिसेबल होते हैं। डिसेबल में भी 2 कैटेगरी के होते हैं, कुछ टेम्पररी डिसेबल होते हैं और कुछ परमानेंट डिसेबल होते हैं। इस चीज को भी हमें कंसीडर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें जेएसए को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है। न्यूली स्टैब्लिश्ड जॉब, जो नया नया काम होता है या नया नया प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन साइट जहां हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, आमतौर पर वहां हैजर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इंजुरी के चांसेस भी वहां क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग न्यूली स्टैब्लिश जॉब को ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, जेएसए के थ्रू क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस का हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, है ना, जानकारी लेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद कहना यहाँ ये चाहते हैं कि आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस ब्रेक द जॉब डाउन इनटू द स्पेसिफिक स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द जेएसए जेएचएस टू डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर ईच पोटेंशियल एक्सीडेंट। जब आपने किसी भी काम से रिलेटेड अलग अलग स्टेप्स को तय कर लिया, अलग अलग स्टेप जब तय हो गया तो अलग अलग स्टेप के अकॉर्डिंग अब आपको ये तय करना होता है कि अलग अलग स्टेप में क्या क्या हैजर्ड्स हैं। जैसे आप ग्राउंड लेवल पे हैं तो वहां का हैजर्ड्स अलग है, आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं वहां का अलग हैजर्ड है, आप सीढ़ी से चढ़ के जब प्लेटफॉर्म पे चढ़ के काम कर रहे हैं तो वहां का हैजर्ड्स अलग है। अलग अलग स्टेप पे अलग अलग हैजर्ड्स हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टेप वाइज भी हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। यहाँ आपके सामने एक फिगर रखा गया है कि बेसिक स्टेप इन जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे हमारा 4 होता है ना। स्टेप 1 हमारा होता है सेलेक्ट द जॉब फॉर एनालिसिस इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। हम बताए प्रायोरिटी का बहुत ज्यादा हमको ख्याल रखना पड़ता है। प्रायोरिटी कब बढ़ती है, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि इंजुरी की क्या रेट है और इंजुरी का क्या सीवियरिटी है, उसके बेसिस पर हमको प्रायोरिटी देना पड़ता है, प्राथमिकता देना पड़ता है। पहला 1। दूसरा ब्रेक द जॉब डाउन इनटू द, है ना, सीरीज ऑफ स्टेप, अलग अलग स्टेप पे हमको उसको क्या करना है, जॉब को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तीसरा जो हमारा स्टेप आता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। उसका चौथा डिटरमाइन प्रिवेंटिव मेजर्स, है ना, टू रिमीडी आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। तो ये हमारा बेसिक 4 स्टेप्स होते हैं जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने का। तो ये चारों हमको ध्यान में रखते हुए करना होता है ना। अब सवाल ये होता है कि जेएसए को, है ना, कब किया जाए, व्हेन जेएसए रिकमेंडेड, जेएसए को कब रिकमेंडेड किया जाता है या जेएसए को कब करना चाहिए या जरूरी होता है। तो पहली बात तो ये होता है कि कोई भी काम जो हाईली इंजुरी रेट वाला हो, ठीक है, ऐसा काम जिसमें ज्यादा इंजुरी होता हो, है ना, ज्यादा रिस्की होता हो, पोटेंशियल ज्यादा हो, तो ऐसे काम में हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जेएसए करना चाहिए। ऐसा काम जिस काम के चलते, है ना, सीवियर या डिसेबल इंजुरी या इलनेस होने की चांसेस हो, अगरचे वहां हिस्ट्री ना हो। नहीं समझे? कहना यहां ये चाहते हैं कि हम लोग इसके फोल्डिंग पर चढ़ के काम करना चाहते हैं और डेफिनेटली इसके फोल्डिंग पर से गिरिएगा तो पैर हाथ तोड़िएगा कि नहीं तोड़िएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। हो सकता है कि ज्यादा भयानक रूप से गिरिएगा, सर पे चोट लगेगी तो आदमी मर भी सकता है। लेकिन 6 महीना से काम चल रहा है, 6 महीना से एक भी बंदा नहीं गिरा है। तो ऐसा नहीं कि आज जो काम करने वाले हैं तो आज भी नहीं गिरेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग थ्योरी पर है ना, हेनरिच की थ्योरी, ठीक है, तो उसका क्या कहना होता है कि 330 में के 300 बार आदमी बच जाता है, 29 बार माइनर क्या होती है, इंजुरी होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि मेजर इंजुरी होती है जिसमें इंसान की जान भी चली जाती है। बार बार गलत करेंगे तो बच नहीं सकते, एक बार ऐसा आएगा कि वो बदला चुका लेता है। समझ में आया? तो वही कहना यहाँ चाहते हैं। उसके बाद ऐसा एम्प्लॉई जो जॉब को लेकर के कंसर्न हो। जॉब को लेकर के कंसर्न होने का क्या मतलब होता है? एक एम्प्लॉई ऐसा है, ए एम्प्लॉई हैज अ कंसर्न अबाउट द जॉब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन?
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये कहना या ये चाहते हैं कि जॉब को लेकर के कंसर्न होने का मतलब ये है, एक वर्कर अपने काम को लेकर परेशान है, वो ये सोचता है कि इस काम में ये खतरा है, ये खतरा हो सकता है, ये काम कैसे किया जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, डरा हुआ है, भयभीत है, अफ्रेड है, वो कंसर्न कहा जाता है। तब हमको जैसे करना पड़ता है ताकि वो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, वो इत्मीनान हो जाए, ताकि उसका जो भी संदेह है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि कोई वर्कर अगर अपने है ना बात को लेके अगर क्या हो, कंसर्न हो, तो उसके कंसर्न को दूर करना चाहिए। जैसा कि अभी सुल्तान बाबू एक सवाल को लेके कंसर्न थे, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया। आगे है एक ऐसा जॉब, ठीक है, जो चेंज हो रहा है ना, हैव अंडरगोन चेंज इन प्रोसेस एंड प्रोसीजर। एक ऐसा काम है जो चेंज होने जा रहा है। जैसे अब तक कोई सामान आप हाथ से करते थे, वो मशीन से करने जा रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा काम जो हाथ से करते थे अब मशीन से कर रहे हैं, तो प्रोसीजर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। एक काम ऐसा था कि आप पहले वाटर बेस्ड पेंट कर रहे थे, अब आप सॉल्वेंट बेस्ड पेंट करने जा रहे हैं, बिल्कुल चेंज हुआ। तो ऐसे कामों को लेकर के भी हमें चाहिए कि जैसे हमको करना चाहिए, बगैर जैसे कि हमें काम नहीं करना चाहिए। सुपरवाइजर्स रिस्पांसिबिलिटीज फॉर द कंसर्निंग जैसे, तो कहना ये चाहते हैं कि ये जो कुछ भी होता है ना, ये सब क्या होना चाहिए, रिटर्न में जैसे होना चाहिए। ठीक है, और है ना विद इनपुट फ्रॉम दोज है ना परफॉर्मिंग द टास्क, और जो भी टास्क होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो भी हमारे स्टाफ होते हैं उनको टाइमली उनको क्या करना चाहिए, जैसे मिल जाना चाहिए। ठीक है, और जॉब रोटेशन, ट्रांसफर, चेंजेस, जॉब टास्क या इंजुरी से जो भी चीजें होती है, ये सब सुपरवाइजर को चाहिए कि वो जैसे को क्या करे, कंडक्ट करते रहे और जैसे को बताते रहे। दूसरी बात ये कि इन्फोर्सिंग वर्क रूल्स, और सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है कि कोई वर्कर अगर इग्नोर करता है या बातों को हल्के में लेता है, ठीक है, तो चाहिए कि वो वर्कर के ऊपर दबाव मारे, दबाव डाले कि वो काम को जैसे के बताए हुए नियम अनुसार ही करे, नियम के विरोध ना जाए। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर दबाव डालना पड़ता है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो हर वक्त प्यार से आपके साथ पेश नहीं आते हैं, कभी डांट डपट भी करना पड़ता है ताकि आप क्या रहें, सिस्टम में रहें। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉइज रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द कंसर्निंग जैसे। तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी ये होती है कि जो जैसे में बताया गया है उस बताए हुए जैसे के हिसाब से काम को करे। पीपी वगैरह जो कुछ भी उसको दिया जा रहा है वो सारे पीपी वगैरह को भी पहन करके काम को करे। ठीक है, और जो सही काम करने का मैनर और तरीका होता है, ढंग होता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम को करे, उससे हट करके कोई भी काम को बिल्कुल भी ना करे। हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जैसे यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस के फॉर्मेट पर। यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट किस तरह से होता है और जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट को किस तरह से फिल किया जाता है। और आप सबको पता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट होता है। और जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल से रिलेटेड लोग हैं और जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे काम करना और जॉब सेफ्टी एनालिसिस से रिलेटेड नॉलेज को गेन करना और फॉर्मेट को भरने के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो खैर इतना पॉसिबल तो नहीं है कि हम आपको सारे वर्क से रिलेटेड आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस करेंगे, लेकिन इतना आपसे मेरा कमिटमेंट है कि 2-3 महीना के अंदर कम से कम 10-15 जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट जो जॉब के अकॉर्डिंग होता है वो हम बना करके पब्लिश करेंगे। फिलहाल आइए सबसे पहले हम एक ब्लैंक परमिट को समझते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का ब्लैंक परमिट में क्या क्या होता है और किस तरह से हमको भरना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले होता है डिवीजन। ठीक है, आपको बता दें कि आपको जो परमिट हम शो कर रहे हैं, और हो सकता है जो आपकी कंपनी में परमिट मिले तो कुछ इंफॉर्मेशन जो ऊपर का होता है ना, कंपनी से रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो डिवीजन में आपको डिवीजन भरना पड़ता है। कभी कभी किसी कंपनी में डिवीजन होता है ना,
डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, है ना, या इस डिवीजन का, उस डिवीजन का, तो डिवीजन भरना पड़ता है। जॉब टाइटल का मतलब कौन सा काम है, किस काम से रिलेटेड आप काम करा, हॉट वर्क है, कॉल वर्क है, एक्सकवेशन है, वो जॉब टाइटल आप भरेंगे। आईडी ऑर्डर है ना, परमिट टू वर्क नंबर, जो भी है आप परमिट टू वर्क, जो आपका परमिट जो आपका लिया जाता है, समझे, तो उसका नंबर को क्या करना पड़ता है, यहां भरना पड़ता है। उसके बाद है जॉब टू बी परफॉर्म बाय, है ना, किसके द्वारा, है ना, जॉब क्या को किया जाएगा, जैसे टाटा पावर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, या और कोई जो भी ये नाम होगा, जेएसडब्ल्यू, है ना, कांकी, है ना, शांति, जो भी आपका रहेगा उसके जिसके थ्रू होता है वो। डेट, है ना, टैग नंबर अगर है तो टैग नंबर भरेंगे, ठीक है। जैसे टीम, असेसमेंट टीम, जैसे टीम कौन है, असेसमेंट टीम कौन है, कौन जॉब सेफ्टी एनालिसिस को करने जा रहा है, ठीक है, तो नाम रहेगा, उसका रोल रहेगा, ठीक है, टीम मेंबर, है ना, मेंटेनेंस इंजीनियर, एचओडी, ये जो लोग आमतौर पर जो जैसे किया जाता है ना, तो इनके थ्रू ही किया जाता है, ठीक है, यानी मेंटेनेंस इंजीनियर है, एचओडी है, सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर, इन लोगों के थ्रू, तो उन लोगों के जो भी नाम है, उनके जो रोल है, वो सब आप क्या करेंगे, ये करेंगे। जनरेटेड बाय, ये जो जनरेट किया जा रहा है, किसके थ्रू किया जा रहा है, उसका नाम रहेगा, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ठीक है, इसको बना कौन रहा है, इसको चेक कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डीपली ले जा करके चीजों को भरवा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन नीचे जो हम बातें अब बताने जाएंगे वो तो जरूर रहेगा, वो पार्ट ऑफ द जॉब सेफ्टी एनालिसिस है। लेकिन जॉब सेफ्टी एनालिसिस का पार्ट कुछ हम बता दें कि जॉब का टाइटल, डेट एंड टाइम, कौन कर रहे हैं, किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है, उनका पद एंड पोजीशन कंपनी में क्या है, ये बातें जरूर होती है हर परमिट जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर्म के अंदर। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन, जॉब लोकेशन का मतलब होता है कि ये काम किस जगह पे हो रहा है, वो जॉब लोकेशन भरेंगे। उसके बाद असल, अब हम लोग मुद्दे पे आइए, जो असल जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो पार्ट है, असल जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो किया जाता है वो ये होता है कि जॉब स्टेप वाइज हैजर्ड एंड कंट्रोल जो होता है वो सब अब बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका सीरियल नंबर, ठीक है, यहां अलग अलग जो काम होगा उसका जो स्टेप्स होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो यहां आप सीरियल नंबर में भरेंगे, ठीक है। काम क्या होगा स्टेप 1 में, एक्टिविटीज क्या होंगी स्टेप 1 में, वो यहां आप भरेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने हम आपका यहां एक रखे हुए हैं एक परमिट, ये देखिए अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है, अलग अलग स्टेप वाइज, ठीक है, अलग अलग उसके हैजर्ड्स हो रहे हैं, अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स हो रहे हैं, और उसका अलग अलग क्या रिस्पॉन्सिबल बंदा हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज को यहां समझाते हैं, उस एक्टिविटीज में क्या हैजर्ड्स होंगे, उस हैजर्ड्स को यहां दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड कंट्रोल, इस हैजर्ड को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा वो कंट्रोल यहां लिखना है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, पर्सन रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो ये होता है। फिर से आपको रिपीट कर दें, जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो मेन फॉर्मेट का जो ये स्ट्रक्चर जो होता है, कॉलम जो होता है ना, वो होता है सीरियल नंबर, यानी अलग अलग स्टेप जो होता है काम का, उसमें वो स्टेप भरा जाता है। एक्टिविटीज का मतलब जो अलग अलग जो काम होंगे उस स्टेप वाइज में उसको भरेंगे। उस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो हैजर्ड्स होंगे वो हैजर्ड के कॉलम में भरेंगे। उस हैजर्ड से बचने का जो कंट्रोल मेजर्स होंगे वो यहां भरा जाएगा, और उसको कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो इसको कंट्रोल करेंगे, वो इस कॉलम में भरा जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं जैसे का, ठीक है। टू बी फिल्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर पीटीडब्ल्यू, यानी परमिट टू वर्क को अप्लाई करने से पहले जैसे को तैयार करके रेडी कर देना पड़ता है, और जैसे के बेसिस पर ही परमिट टू वर्क को इश्यू किया जाता है। ऑल अबव एक्टिविटी हैजर्ड्स कंट्रोल्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड टू एमएस एंड आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय एमएस। वहां कि भाई ये जितने भी हैजर्ड को क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, एमएस का मतलब जो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है,
उसके सामने बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, ब्रीफिंग किया गया। दूसरी बात कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो सारी चीजें क्या होती हैं उसके अंदर बताई जाती हैं। उसी में हम वैसे 3 आपके लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस भरा हुआ यहां रखे हैं, लेकिन एक को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जल्दी में। पहला है जॉब टाइटल, जॉब है ना, जॉब एट स्कैफोल्डिंग। जॉब टाइटल में जॉब एट स्कैफोल्डिंग, देखिए यही एक दूसरा फॉर्मेट है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जॉब टू बी परफॉर्म XYZ, है ना, कुछ भी जो होगा वहां भर दीजिएगा आप। डेट, जो डेट है आप डेट भर दीजिएगा। जैसे टीम असेसमेंट टीम, है ना, यहां जैसे नाम है, रोल है मिस्टर XYZ टीम मेंबर, मिस्टर टीम लीडर, मिस्टर फैसिलिटेटर, ठीक है। तो जो टीम में है अलग अलग, एक फैसिलिटेटर है, एक टीम लीडर है, टीम मेंबर है, समझ गए। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। जब आप साइट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको तो पता होगा ही ना कि कौन क्या है। अरे भाई, जब आप ससुराल जाइएगा तब ना पता चलेगा कौन हमारे ससुर हैं, कौन हमारे सास हैं, कौन हमारी साली है, कौन हमारा साला है, उसके तब ना समझ में आएगा। जब जाबे नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा। ऐसे ही जब जॉब साइट जाइएगा, जब ज्वाइनिंग कीजिएगा, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सवाल यह है कि हमको जो एनालिसिस किया जाता है, जॉब का एनालिसिस कैसे किया जाता है, सबसे वो मेन पार्ट है, सबसे वो मेन इंपॉर्टेंट है। काम क्या हम बोले थे, जॉब एट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पे काम हो रहा है, ठीक है। 1 नंबर, सीरियल नंबर 1 एक्टिविटीज में क्या है, जॉब एट स्कैफोल्डिंग। हैजर्ड में क्या हो रहा है, क्या क्या हैजर्ड हो सकता है, फॉल ऑफ पर्सनल, लोग ऊपर से गिर सकते हैं। फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सामान गिर सकता है। कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड कोलैप्स कर सकता है, ध्वस्त हो सकता है। स्लिप ट्रिप, है ना, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्कैफोल्डिंग, है ना, फिसलना, ठोकर लग के गिरना, और इस तरह के कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट और भी आप बढ़ा सकते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन, है ना, अगर ऊपर हाई वोल्टेज तार गया हुआ है तो इलेक्ट्रिक्यूशन वगैरह भी हो सकता है। रिक्वायर्ड कंट्रोल क्या है कि इसके फोल के जितने भी मटेरियल है वो अच्छे से पहले हमको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। और हमारा सारा कंपोनेंट ऑफ द इसके फोल क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा कि इसके फोल्डिंग के स्ट्रक्चर को अच्छे से, है ना, हमको इंस्पेक्शन करने के साथ साथ, है ना, जब भी हम लोग इसके फोल्डिंग पर काम करना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड इंस्पेक्टर के द्वारा हमको क्या करना चाहिए, इंस्पेक्शन करा लेना चाहिए। उसके बाद है इसके फोल्ड, जो कंस्ट्रक्शन परमिट होता है काम को करने से पहले हमें जरूर ले लेना चाहिए। उसके बाद इंश्योर करना चाहिए कि जो भी इसके फोल्डिंग बनाया गया है, इसके फोल्डिंग के चारों तरफ वेरिगेशन हो, ताकि इसके फोल्डिंग के आसपास कोई ना आए। उसके बाद है कि इसके फोल्डिंग को सही से इरेक्ट किया गया हो। सही से इरेक्ट करने का मतलब क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट वर्कर के थ्रू इसके फोल्डिंग को क्या गया हो, इरेक्ट किया गया हो। इरेक्ट मतलब खड़ा किया गया हो, बनाया गया हो। सही मजदूर, सही जानकार से बिल्डिंग बनाइएगा तब ना मजबूत बनेगा। ऐसा मजदूर से बिल्डिंग बना लीजिएगा जो जानता ही नहीं है चीजों को, तो भले बिल्डिंग बना देगा लेकिन बिल्डिंग क्या होगी, कमजोर होगी। तो यहां वही चीज कहना चाहते हैं। उसके बाद है कि इसके फोल्डिंग में जो लोग, है ना, इसके फोल्डिंग से रिलेटेड काम को जानते हैं, ये नो वन एल्स इज परमिटेड टू एन अल्टर एनी इसके फोल्डिंग विदाउट एन अप्रूवल ऑफ द इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर। अल्टर का मतलब होता है इसके फोल्डिंग में छेड़छाड़ करना, किसी पार्ट को खोल देना, किसी पार्ट को हटा देना, किसी पार्ट को जोड़ना। ये सब कोई भी बिना इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर के अप्रूवल के कोई ऐसा नहीं कर सकता है। ये कंट्रोल है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद है इसके फोल्डिंग जो हमारा बनाया जाता है तो बोर्ड होना चाहिए, और जितने भी हमारे मटेरियल्स उस पर रखे जाते हैं ताकि वो मटेरियल्स हमारा प्लेटफॉर्म से ना गिरे, और इसके फोल्डिंग के जो टूल्स वगैरह उस पर रखे जाते हैं वो अच्छे से रहे। दूसरी बात यह है कि इसके फोल्डिंग के जितने भी रेलिंग्स वगैरह होते हैं वो रेलिंग्स वगैरह भी लगा हुआ होना चाहिए। इसके फोल्डिंग पे जितने भी लोग चढ़ रहे हैं और चढ़ के उस पर काम कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको ऊंचाई से डर ना लग रहा हो।
ठीक है। ऊंचाई से डर लगने को एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया का मतलब फेयर फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से डर लगना, ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई वर्कर ऊंचाई से डरता है तो ऐसे वर्कर को ऊंचाई पे चढ़ने नहीं देना है ना ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितने लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है, जितने भी हार्नेस होते हैं ना, फुल बॉडी हार्नेस, जो जिसको सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, फुल बॉडी हार्नेस, पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये 100% लगा करके ही काम करेगा, ऊपर उसको एंकर करके ही काम को करेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि वीकली यानी 7 दिन के अंदर एक बार इसके फोल्डिंग का इंस्पेक्शन जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इसके फोल्डिंग में जब ग्रीन टैग लगा हो तभी हमें काम करना चाहिए। अब रीजन, एक्चुअली पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो होता है कौन है, XYZ हम भर दिए हैं। आप अब अपना दिमाग लगाइए कि इस काम को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वरना आप जब साइट में जाएंगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। एक और आपके सामने हम रखे हैं, लेकिन इसको समझाएंगे नहीं, आपको देखने के लिए दिए हैं, आप लोग देख करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें, मकिंग, मकिंग का मतलब एक आपको परमिट में लिखे, मकिंग आफ्टर एन आवर ब्लास्ट। लिसन केयरफुली, मकिंग एक परमिट जो आपको जैसे का जो आपको एग्जांपल दिए हैं, तो मकिंग का मतलब होता है अचरा कचरा गंदगी, ठीक है। आफ्टर एन आवर ऑफ ब्लास्ट, यानी कोई बिल्डिंग था उसको ब्लास्ट के जरिए से उसको तोड़ फोड़ किया गया है, अब उसको सफाई किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको एक यहां दिया गया है। एक आपको जो यहां हम लोग आपको दिए हैं, ठीक है, लिफ्टिंग ऑपरेशन से रिलेटेड आपको एक आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस का फॉर्मेट फिल करके दिया गया है, और ये आपको मकिंग यानी आफ्टर एन आवर ब्लास्टिंग वो दिया गया, और आपको एक इसके फोल्डिंग जो एक्सप्लेन करके दिया गया। आई होप कि आप अगर ये तीनों को अच्छे से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप इन फ्यूचर जब साइट में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी कोशिश और भी है कि अलग अलग कामों के बेसिस पर अलग अलग हम जॉब सेफ्टी एनालिसिस फॉर्मेट को, ठीक है, भर के आपके लिए हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी लोड करेंगे।